स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और जी5 जैसे सस्ती स्ट्रीमिंग सेवाओं के बाद हमने पिछले कई वर्षों में पायरेसी में बेहद महत्वपूर्ण कमी देखी है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो अभी भी पायरेसी का इस्तेमाल करते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि टोरेंट वह मायाजाल है जो पायरेसी को करना बेहद आसान बनाता है। अगर आपको टोरेंट के बारे में पता नहीं है तो ये मूल रूप से एक फाइल शेयरिंग साइट है जो पायरेसी को बंद करना बेहद कठिन बना देती है। सेंट्रल सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के बजाय आप टोरेंट के साथ उन दूसरे हजारों लोगों से फाइल डाउनलोड करते हैं जिन्होंने पहले से ही खुद फाइल डाउनलोड कर रखी है। इसलिए पायरेट बे और टोरेंट जैसी पायरेसी साइटों को खुद को फाइल होस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बस उन टोरेंट लिंक को होस्ट करना है जो दुनिया भर के पायरेसी साइटों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसलिए यदि प्रोसिक्यूटर पायरेसी वेबसाइटों को हटाते हैं तो वेबसाइट ओनरों को केवल एक नई वेबसाइट की लिंक अपलोड करनी होती है जो कुछ केबी की रहती है। दूसरे शब्दों में उन्हें लिंक से जुड़े डेटा के एक्साबाइट को खुद मूव करने की आवश्यकता नहीं होती। रनिंग वेबसाइटों को इसी आसानी ने द पायरेट बे जैसी बड़ी वेबसाइटों को बंद करना असंभव बना दिया है, क्योंकि वह लगातार वेबसाइटों को इधर से उधर करते रहते, जो कि टोरेंट के लिए अच्छी बात थी। आप देख सकते हैं कि प्रोसिक्यूटर और कॉपीराइट होल्डर वास्तव में टोरेंट बनाने वाले व्यक्ति ब्रैम कोहेम के बड़े प्रशंसक नहीं है, लेकिन वे इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी है ब्रैम कोहेम की कि कैसे उन्होंने गलती से टोरेंट को बनाया। ब्रैम का जन्म 12 अक्टूबर 1975 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। बहुत ही कम उम्र से ही ब्रैम अधिकांश बच्चों की तरह नहीं था। ब्रैम सिर्फ 5 साल का था तब से वह बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा था। 1980 में बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता था कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है। प्रोग्रामिंग में रुचि के अलावा ब्रैम ने यूएस मैथ ओलंपियाड जैसे कई कंपटीशन में भी भाग लिया है। बाद में उसने बफेलो विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और जैसे उसे नौकरी के ऑफर मिलने लगे तो उसने कॉलेज छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 के दशक में ब्रैम का करियर स्थिर नहीं था। जब ब्रैम स्टार्टअप की दुनिया में आए तो स्टार्टअप की दुनिया ब्रैम के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, पर वहां से उसे कुछ नए कॉन्सेप्ट और आइडिया जरूर मिले थे और मोजो नेशन के साथ उसने अपनी आखिरी नौकरी की। मोजो नेशन प्राइवेट फाइलों को सुरक्षित रूप से स्टोर और शेयरिंग करने के लिए एक साइट बनाने की कोशिश कर रहा था। आइडिया यह था कि मेन फाइलिंग की इंक्रिप्टेड हिस्से को कई कंप्यूटर में शेयर किया जा सके। इस तरह पूरी फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको सभी कंप्यूटरों की जरूरत होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या डिसेंट्रलाइज इंक्रिप्शन मेथड कभी पकड़ में आए, लेकिन इस विचार ने ब्रैम को प्रेरित किया, जिसने सोचा कि यह फाइल शेयरिंग करने के लिए एकदम सही कदम है। 2001 के अप्रैल में ब्रैम ने आगे चलकर मोजो नेशन को छोड़ दिया और अपने फाइल डाउनलोडिंग करने के आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए काम पर लग गए। अगले वर्ष तक उन्होंने पहले बीटा क्लाइंट को प्रोग्राम किया जो पाइथन पर चलता था। जल्दी ब्रैम ने सॉफ्टवेयर का एक बीटा वर्जन बना लिया था जो ठीक तरह से काम करता था, लेकिन ब्रैम अच्छी तरह से जानता था कि सफलता सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं बल्कि लोगों को इस वेबसाइट पर देखने के लिए भी प्रेरित करना था। इसलिए ब्रैम ने अपने रूममेट लेन सैसमैन के साथ एक टेक कॉन्फ्रेंस किया जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, कोडकॉन। तब से सर्गे ब्रायन और इलोन मस्क जैसे बड़े लोगों ने भी कोडकॉन में इंटरव्यू किया है, लेकिन ब्रैम और बिटटोरेंट पहले से ही कोडकॉन के स्टार थे। इस कॉन्फ्रेंस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ हद तक प्रचार किया, लेकिन यहाँ उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं मिली थी। टारगेट ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए ब्रैम ने एक नया विचार किया और 2002 की गर्मियों में ब्रैम ने बाहर जाकर कुछ एडल्ट फिल्में लिए और उन्हें बिटटोरेंट पर फ्री में अपलोड कर दिया। और ब्रैम का ये आइडिया काफी अच्छा काम कर गया, लेकिन ब्रैम नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एडल्ट फिल्म के लिए जाने। इसलिए यूजर्स का एक अच्छा बेस बनाने के बाद उन्होंने इन फिल्मों को सीड करना बंद कर दिया। हालांकि इस समय तक कई बिटटोरेंट यूजर्स ने बिटटोरेंट के पोटेंशियल को जान लिया था। आजकल हमारे पास गूगल ड्राइव और मेगा जैसे बहुत से क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को कुछ मिनटों में बड़ी फाइलों को अपलोड करने की परमिशन देते हैं। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में स्टोरेज और बैंडविड्थ की आवश्यकताओं के कारण इतनी बड़ी फाइलों को होस्ट करना न केवल मुश्किल था बल्कि महंगा भी था। इसलिए कोई भी फाइलों को होस्ट करना नहीं चाहता था। हालांकि बिटटोरेंट के साथ किसी एक व्यक्ति को फाइल होस्ट करने की जरूरत नहीं थी, इसके बजाय सैकड़ों या हजारों यूजर्स उन्हें होस्ट कर सकते थे। और इसी बात को देखते हुए कि लोगों से उनके बैंडविड्थ यूसेज के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, जो बहुत से यूजर्स के लिए फ्री था, और बिटटोरेंट इस समय बड़ी फाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने की एक अच्छी जगह बन गई थी। और जैसे यूजर्स ने यह समझना शुरू किया कि बिटटोरेंट का उपयोग करके फाइलों को कितनी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, तो उस समय टोरेंट पायरेसी का किंग बन गया था। पायरेसी में बिटटोरेंट के मेन रोल को देखते हुए बिटटोरेंट प्रोसिक्यूटर के लिए एक बड़ा टारगेट था, लेकिन समस्या ये है कि वास्तव में बिटटोरेंट या ब्रायन पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकते थे।
ब्रायम ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पायरेसी के लिए बिटटोरेंट को नहीं बनाया है। उनकी मुख्य लक्ष्य यूजर्स को बड़ी फाइलों को सस्ता, तेज और पहले से अधिक आसानी से शेयर और डाउनलोड करने की परमिशन देना था, लेकिन कम्युनिटी ने इसका इस्तेमाल पायरेसी के लिए करना शुरू कर दिया। ये ऐसा होगा कि स्कैमर बिटकॉइन घोटाले करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर लगातार बिटटोरेंट के खिलाफ केस बनाने की तरीके की तलाश कर रहे थे, लेकिन ब्रायम को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि वह कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने खुद को पायरेट्स नहीं किया और न ही उन्होंने दूसरों को पायरेसी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने लगातार बिटटोरेंट को दूसरे उपयोग के मामले में भी लागू करने की कोशिश की है, हालांकि उनकी नैतिक रूप बहुत अलग है। ब्रायम का मानना है कि कॉपीराइट होल्डर्स को अनजाने में भी पायरेसी को सक्षम करने वाले हर माध्यम को रोकने की जरूरत है। उनका सोचना है कि कॉपीराइट फाइल सस्ती और आसान तरीके से मिल जाए तो लोगों के पास फाइलों को इनलीगल डाउनलोड करने का कोई कारण नहीं होगा। 2000 के दशक में म्यूजिक इंडस्ट्री में MP3 प्लेयर्स और आईपॉड पर म्यूजिक को पायरेट करना बेहद आम था, लेकिन यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे एप्लीकेशन आने के बाद म्यूजिक पायरेसी में काफी कमी देखी गई है। इसका मतलब है कि आप डेंजरस वेबसाइट पर क्यों जाना चाहोगे और वायरस होने का जोखिम क्यों उठाओगे जब लीगली तरीके से आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर किसी भी गाने को आसानी से सुन सकते हो। कॉपीराइट प्रोसिक्यूटर बिटटोरेंट को सीधा बंद नहीं कर सकते थे या इनलीगल नहीं ठहरा सकते थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों के पीछे जाने का फैसला किया जो फाइल्स की लिंक शेयर किया करते थे। शुरुआत में बिटटोरेंट इसमें थोड़ा सा शामिल था क्योंकि बिटटोरेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉपीराइट फाइल्स की लिंक थी, लेकिन 2005 में ब्रायम ने 7 अमेरिकी स्टूडियो के साथ एक सौदा किया कि वह वेबसाइट से पायरेसी संबंधित सभी लिंक को हटा दें। लेकिन इसके बाद द पायरेट्स बे और कीकैश टोरेंट जैसी बड़ी साइटों का उदय हुआ। सीडर्स मूल रूप से दुनिया भर के होस्ट है जो पायरेसी करने के लिए फाइलों को आसानी से अवेलेबल करा रहे हैं, और चूंकि कॉपीराइट होल्डर बिटटोरेंट को नहीं हटा सकते इसलिए उन्होंने सीडर्स को हटाने का फैसला किया। कॉपीराइट होल्डर्स ने सीडर्स के IP एड्रेस ढूंढना शुरू कर दिए और अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से संपर्क करके उनका इंटरनेट बंद करने के लिए कहा। इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए पायरेसी कम्युनिटी के भीतर जब तक आप डाउनलोड करते हैं तब तक सीड कर रहे हैं, लेकिन भले ही आप अपने तरीके से सीड नहीं कर सकते, आप ऑटोमेटिक रूप से सीड कर रहे होंगे क्योंकि आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एवेंजर एंड गेम टोरेंट से इनलीगल डाउनलोड करते हैं और आपका प्रोग्रेस बार 80 पर है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही 80% डाउनलोड कर चुके हैं, जिसे आप सीडिंग कह सकते हैं क्योंकि आप आखिरी 20% डाउनलोडिंग कर रहे हैं। देखा जाए तो कॉपीराइट होल्डर वास्तव में सीडर्स की पहचान करने और इंटरनेट काटने में काफी अच्छे हो गए हैं, जिसके बाद बहुत से लोग VPN का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की फाइल की पायरेसी करता है तो उसे पेड VPN का इस्तेमाल करना होगा, और ब्रायम का मानना भी ये है कि लोग पेड स्ट्रीमिंग के बजाय पेड VPN यूज करना पसंद करते हैं। और कॉपीराइट होल्डर्स ने भी सीडर्स और इनलीगल लिंक्स को हटाने के लिए अपना काम जारी रखा है। ब्रायम ने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल बिटटोरेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया है और 2017 में ब्रायम ने चियान नेटवर्क नामक एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी की स्थापना की है। देखा जाए तो ब्रायम ही फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल के पीछे का मास्टरमाइंड है जिसने पायरेसी को आज इतना बड़ा बना दिया है। पायरेसी कम्युनिटी के अंदर ऐसी स्थिति के बावजूद भी प्रोसिक्यूटर ब्रायम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पायरेसी के इरादे से बिटटोरेंट को नहीं बनाया है, न ही पायरेसी को बढ़ावा देते हैं। क्या आपने कभी टोरेंट का इस्तेमाल किया है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।